ये जो मैं चंद सेकंडों में मैंने आपको मनाजिर दिखाए, हो सकता है इसमें हमारा भाई ना हो, हमारा बेटा ना हो, हमारा बाप ना हो, न रिश्तेदार ना हो, लेकिन आप गौर करें कि जो जिसका भाई पर, जिसके बेटे पर, जिसके रिश्तेदार पर ये गोली चली होगी, उसको मारा गया होगा, उससे मोबाइल छीना होगा, क्या उसकी जहनी कैफियत होगी। है ना, कराची जो है वो हफ्तों नहीं महीनों बल्कि बरसों से रहजनों के हाथों यरगमाली बना हुआ है। 2 करोड़ आवाम कराची के जो हैं जो है, अगर आप मैं अगर उस वो मुस्तनद फिगर्स जो रजिस्टर्ड हैं उनमें 10 माह में जी हाँ 56,000 जो है स्ट्रीट क्राइम हुए। 56,000 10 माह में, यानी 5,600 महीना, फिर दिन के हिसाब से लगा लें कितना, फिर 19,000 मोबाइल फ़ोन इसमें चोरी या छीने गए हैं, और उसमें 35,000 मोटरसाइकिलें छीने या चोरी गए हैं, और इनमें 58 जी हाँ 58 बदकिस्मत ख़ानदान जो हैं अपनी जानों से गए हैं। इस वक्त कोई कहा जाता है कि सिंध के 36,000 पुलिस वाले हैं, कोई जी रेंजर को नहीं कहता, 36,000 पुलिस वालों में ये 18,000 दिन को ड्यूटियां देते हैं, 18,000 रात को देते हैं, 7,000 जो हैं वो वीआईपी ड्यूटी पे होते हैं। यूँ सिर्फ 4 से 5,000 लोग स्ट्रीट पर ये पुलिस वाले ड्यूटियां देते होते हैं, और इनमें अक्सरियत क्या ड्यूटी दे रही होती है, मैं आप हर रोज़ जो मोटरसाइकिलों पे हों या अपनी गाड़ियों में देख रहे होते हैं, हर कोने पे पुलिस और रेंजर वाला मोटरसाइकिल वाले की तलाशी ले रहा होता है, उससे कोई कार्ड मांग रहा होता है, और असल में जो कुछ मांग रहा होता है वो आप सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। उनके सामने एक दूसरी सड़क पर बाकायदा लोगों को पिस्तौल पर उनके मोबाइल मोटरसाइकिल छीने चाहे, ये बेहिस पुलिस वाले, ये उनके अफसरान, ये ख़ास तौर पर मैं जिना कोर्ट के रेंजर्स के डीजी साहब से भी कहूँगा कि उनके भी लोग कोने पे खड़े होते हैं। और फिर मैं अपने बहुत ही एहतराम के साथ वज़ीर आला सिंध से ये कहूँगा, मोहतरम मुराद अली शाह साहब से, जो ठीक है बारिशों का मुकाबला कर रहे हैं, अपनी पार्टी की क़यादत के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन मोहतरम वज़ीर आला सिंध, आपकी पुलिस आवाम के साथ जब फ़ोन छीने जाते हैं, मोटरसाइकिलें छीनी जाती हैं, उन्हें गोलियों से मारा जाता है, उस वक्त ये खामोश तमाशाई बनी हुई दिखाई देती है। ज़्यादा इनका जो मैंने कहा ना, अक्सरियत पुलिस के अफसरान, मुशीर, वज़ीरों की हिफाजत सिक्योरिटी के साथ होती है। मेरे साथ सौलत मिर्ज़ा मौजूद हैं जो कवर करते हैं कराची को। सौलत, ये मैंने तफसील बताई, कोई 56,000 ये तो रजिस्टर्ड हैं 10 माह में, और जो मोटरसाइकिलें छीनी गई या चोरी की गई, ये बताइए कि कराची के कौन से ज़्यादा, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 102 थाने हैं जी हाँ, और 4 पुलिस चौकियाँ हैं। हर थाने के इंचार्ज को, आपको भी इल्म है, मुझे भी, एसएचओ को पता होता है कि उसमें वारदात करने वाला कौन है, कहाँ है, कैसा गया है। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कराची में कौन सा इलाका है सौलत मिर्ज़ा? सौलत जी, सौलत जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। कराची के हवाले से अगर बात करें स्ट्रीट क्राइम, तो कराची का जो है वो एक हॉट इशू बना हुआ है इस वक्त। बात करें अगर कराची के सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरियाज़ की, तो डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट जोन है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो शिकंजे में दिखाई देता है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के। वेस्ट जोन के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 5,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स छीने गए हैं। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में गुज़िश्ता 1 माह के दौरान जो है वो हमने देखा कि तकरीबन 1700 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं। और ओवरऑल अगर कराची की बात करें तो कराची में 19,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन जो है वो शहरियों को महरूम किया गया है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट, जो कि जोन वेस्ट में आते हैं, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही हैं। ना सिर्फ ये जोन वेस्ट बल्कि ईस्ट जोन और इसके साथ साथ जो साउथ जोन है, यहाँ पे भी वारदातें जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें पै दर पे वार किए जा रहे हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जानिब से, लेकिन वो मुताबिका पुलिस है वो इनके ऊपर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। ये मुझे बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं, ये तो रजिस्टर्ड होंगे ना, ये जिन्होंने लिखवाए। पहले मैं अभी सीपीएलसी से भी मैंने गुफ्तगू की थी, जो बाद में आपको सुनाऊंगा। आमतौर पर सीपीएलसी को रिपोर्ट होते थे,
वो उनके खाके भी बनाते थे, फिर पकड़े भी जाते थे। अब अक्सरियत गालिबन थानों में CPLC के पास नहीं जाती जिनका मोटरसाइकिल मोबाइल छिना हो। ऐसा ही है सोलत जी? सर देखिए, इसके लिए एक बड़ा मसला है। जो कराची के शहरी हैं वो अब थाने जाने से जो है वो कतराते हैं। उसकी वजह यह है कि अमूमन आज भी हमारे पास, चूंकि हम रिपोर्टर हैं, हम थानों तक हमारी रसाई है, हम लोग हमसे जो है वो शिकायत करते हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन छिन गया है, हमसे मोटरसाइकिल छीन ली गई है, या हमारे घर के बाहर से मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी वो कोई चोरी कर ले गया है। उसके ऊपर जब लोग हमारे पास आते हैं वो यही बताते हैं कि हम जब थाने जाते हैं तो हमें गुमशुदगी की एक पर्ची काट के दे दी जाती है जिसका कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आता, ना उनकी FIR काटी जाती है, ना उनके ऊपर जो है वो मुकदमात किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम वारदातें जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बन पाती हैं। ये जो 19,000 मोबाइल फ़ोन गुज़िश्ता एक माह के दौरान छीने गए हैं, ये भी वो मोबाइल फ़ोन है जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा बने हैं। अगरचे कई ऐसे शहरी हैं जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनवा पाते, वो थाने जाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं की जाती, जिसके बाद अगर इस चीज़ का तखमिया लगाएं तो ये जो नंबर ऑफ फिगर है ये काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, चूँकि बहुत से ऐसे लोग हैं सोलत एक बात ये है कि सोलत रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन नहीं किया जाता है। सोलत, लेकिन ये तो बताइए कि ये ठीक है कि चले आपका मोबाइल छिनता है, आपकी मोटरसाइकिल छिनती है तो आप सोचते हैं कि जी मैं थाने में जाना मेरा बेकार है, सिफारिश फ़ोन उसके अलावा, लेकिन ये तो इस दौरान 58 जाने गई हैं, 58 लोग अपनी ज़िंदगी से गुजरे हैं। ये तो मर्डर का केस हुआ और साथ ही गालिबन 270 के बारे में कहा जाता है कि शदीद ज़ख्मी हुए। तो क्या आप इन मुताल्लिका थाने जहां ये फ़ोन या मोबाइल या मोटरसाइकिल छीनते हुए हुआ, ये तो मर्डर का केस हुआ, गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं कुछ ये पुलिस के ज़राए बताते हैं कि इन्होंने इस दौरान पकड़े? और अगर मोटरसाइकिल या मोबाइल छीनने का जो केस होता है गालिबन उसमें तो ज़मानत भी हो जाती है ना शायद, और कोई ऐसा कोई केस भी नहीं है बहुत बड़ा ये। सर देखें, डकैती मुज़ाहमत पर कराची शहर में आए रोज़ शहरियों को कत्ल कर दिया जाता है या फिर जो है वो ज़ख्मी कर दिया जाता है। बात करें अगर कत्ल की तो कराची शहर में मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें शहरियों को मोबाइल फ़ोन ना देने के ऊपर डकैती मुज़ाहमत पर गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया, जिसका जो नंबर ऑफ़ रेशो है गिरफ्तारियों का तो वो खासे कम दिखाई देता है। पुलिस हुक्काम की जानिब से दावे तो किए जाते हैं कि मुल्ज़िमान आप हमारे साथ रहिएगा। हम ज़रा सा ब्रेक की तरफ जाएंगे कि पंजाब से एक बड़ी खबर आई है कि वहाँ के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, फिर इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। जैसे मैंने कहा पंजाब की एक बड़ी खबर है कि परवेज़ लाई की हुकूमत से मुस्ताफ़ी हो गए उनके वज़ीर दाखिला। ख्वाहिश तो नहीं थी, जी भी नहीं चाहता कि यानी दिलदोस मनाज़री कहूँगा कि इनको बार बार आपको दिखाऊं, लेकिन ये हकीकत है कि कराची की सड़कों पर जैसे मैंने कहा कि पिछले 10 माह में सरकारी ज़राए कहते हैं 58,000 मोबाइल और मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं, और ये सिर्फ 10 माह में, इस साल रवा में। और इससे ज़्यादा अफसोसनाक अमर यह है कि मोटरसाइकिलें मोबाइल छीन जाएँ लेकिन 58 लोगों की जानें ज़ाय गई हैं। 36,000 पुलिस वाले क्या ड्यूटी दे रहे हैं। इसलिए मैंने बसत एहतराम अपने वज़ीर आला सिंध से कह रहा हूँ कि आपकी पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई होती है। हमारे साथ अहमद चुनाई साहब हैं, CPLC के साबिक सरबराह हैं, और उस ज़माने में मेरा CPLC तवातुर से जाना होता था। चुनाई साहब आपका शुक्रिया। आपके ज़माने में एक मैंने देखा था, एक मैकेनिज़्म होता था, हम लोग रिपोर्ट किया करते थे, फिर या आप बताते थे कि वो इस तरह का उसका खाका है, इस तरह उसके बाल हैं, चेहरा है, दाढ़ी है, बगैर चाड़ी है, और किसी न किसी तरीके से ख़ास तौर पर ज़माने में अगवा बड़ा ताइवान हुआ करता था, उनमें से बेशतर पकड़े जाते थे, सज़ा को पहुँचते थे। ये जो CPLC है, क्या उसका मैकेनिज़्म ख़त्म हो गया है तो इफेक्टिव नहीं है? क्या कहेंगे चुनाई साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। आपने जिस मसले की निशानदही की, मैं समझता हूँ ये इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है पूरे कराची का। और
मैं समझता हूँ कि पूरा मुल्क इस तरह का शिकार है कि जो हालात और वाक़यात कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हो रहे हैं, वो हालात और वाक़यात जो हैं वो हम सब के लिए बड़ा लम्हा फ़िक्रिया भी हैं। आपने बात की कि जी हमने उस वक्त लोगों ने जिस वक्त मैं वहाँ था, लोगों ने रिपोर्टिंग भी किए करते थे, इसके ऊपर कोई काम भी होता था और उसका सद्देबाब भी होता था। देखिए, किसी भी सिस्टम में जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि लोगों का एक ट्रस्ट एलिमेंट होता है। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूशन पर एक ट्रस्ट एलिमेंट था, लोग जो है वो उस पर भरोसा करते थे, अपनी रिपोर्टिंग भी करते थे और ये भी समझते थे कि हमारी दादरसी भी होगी और वो अल्हम्दुलिल्लाह होती थी। आज दोबारा इस बात की ज़रूरत है, मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा वहाँ पर अहदेदारान हैं उनका ये काम है कि पब्लिक का जो एक ट्रस्ट लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, जो कल सुबह CPLC पे था, उसको दोबारा बहाल करवाएं, लोग आपकी रिपोर्टिंग करें और लोगों को जवाब दें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि आप लोगों को अगर जवाब देते हैं, उनकी दादरसी नहीं, लेकिन एक बार चुनाई साहब मसला तो वहीं हल हो जाता है। आज अगर आप लोगों को जवाब ना दें, वहाँ बैठकर जो है वो सिर्फ अपने कार्ड्स को फ्लैश करें और वहाँ बैठकर जो है वो लोगों को ये तासुर दें कि जी हम हैं और कोई नहीं है और कोई, यानी कुछ इस तरह का अगर चुनाव साहब हमें आगाह करेंगे कि उस वक्त जो मतलब उसका कारकर्दगी जो है, मतलब अगर आपके पास 100 केसेस आते थे तो उससे बाकायदा आप हमें शाये करते थे ना कि हमने 18 केसेस पकड़े, 16 जो है छूट गए, यानी जो भी एक कारकर्दगी को हम फिगर्स में देखा करते थे। मोबाइल छीनने और आपकी जो वेबसाइट बताती थी, ये नहीं से बताती थी कि मोबाइल छीन गया, मोटरसाइकिल छीन गई, कार छीन गई, चोरी हो गई, बल्कि ये भी ये पकड़े गए, ये सज़ा को भी पहुँचे, ये भी दिखाते थे। अब कोई ऐसी सूरत है क्या? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि उस दौर के अंदर जब लोग कंप्लेन करते थे तो ना सिर्फ उनकी कंप्लेन रजिस्टर होती थी बल्कि इसका सलूशन भी निकलता था। हम तो आपको एग्जैक्टली ये भी बताते थे, अगर आपको याद हो, कि कराची में वारदात किस जगह पर हो रही है, किस वक्त हो रही है, कौन कौन से हॉट स्पॉट्स हैं, कौन सी गाड़ियाँ जो हैं वो कराची में छिनती हैं, किन औकात में छिनती हैं, किन औकात में जो है वो ये मुख्तलिफ मॉडल्स छिनते हैं, उसका कलर क्या होता है। यानी इतनी प्रिसाइज डिटेल के साथ जब काम होता था तो मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए एक बड़ा रिलीफ हो जाता था। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी जो है वो एक रिलीफ होता था और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो अपनी एक प्लानिंग कर सकते थे। हमारा काम था कि हम कानून नाफिज करने वाले इदारों को फैसिलिटेट करें और अल्हम्दुलिल्लाह वो फैसिलिटेशन होता था। अगर आज वो फैसिलिटेशन नहीं है तो बाहर से कोई आकर जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद नहीं करेगा। ये सिविलियंस ही हैं, ये सिविल इदारे ही हैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद करते हैं। उनके साथ मैं समझता हूँ एक पार्टनरशिप में काम करते हैं ताकि जराइम का खात्मा हो और मैं समझता हूँ कि इस जराइम के खात्मे से पब्लिक को एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती थी, वो अब मिसिंग है, वो लैकिंग है, उसको दोबारा बहाल करने की ज़रूरत है। लेकिन एक उस वक्त भी गालिबन उस वक्त एक बहुत पावरफुल पार्टी, यानी जिस ज़माने में आप थे, गालिबन उस वक्त भी मौजूद थी, कहा जाता था उस पर इल्ज़ाम, लेकिन लिसानी मजहबी जो गुरोह थे वो भी कहते थे सरपरस्ती करते थे, फिर माफिया थे। क्या अब क्या सूरत हाल है? अब इस शहर को तो वैसे तो ये तो लाचार है, यतीम शहर है, क्या अभी भी यहाँ लिसानी मजहबी सियासी सरपरस्ती में हो रहा है या कुछ माफियाज हैं बाहर के आए हुए, यहाँ के बने हुए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो उस ज़माने में सियासी सरपरस्ती हासिल थी वो शायद बहुत मिनिमाइज़ हो गई है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो सरपरस्ती है ये वो सरपरस्ती है जिसमें मैं बरमला कहता हूं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि कराची के 108 थाने और 4-5 चौकियाँ 112-13 जो हैं उनके जहन में ये बात ना हो, उनको ये ना पता हो कि इस शहर में या उनके अपने इलाके में उस थाने की हदूद में कहाँ वारदातें हो रही हैं, ये वारदातें कौन कर रहा है, चाहे वो बाहर से थाने के आते हों या थाने के अंदर थाने की हदूद के अंदर ही रहते हों। मैं ये समझता हूँ कि जो थाने का CID नेटवर्क है उसको एक एक चीज़ का इल्म होता है। जब उस चीज़ का इल्म थाने की CID नेटवर्क को है तो फिर ये थाने के SHOs जो हैं उन पर रिएक्ट क्यों नहीं करते, उन क्रिमिनल्स को रोकते क्यों नहीं हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते। हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि जी ये जराइम हो और इसके बाद CCTV फुटेज की मदद से उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जाए और इसके बाद जब वो कोर्ट में जाते हैं तो अदम सबूत की बिना पर बरी हो जाते हैं, इसलिए कि उस वक्त कोई
मैं समझता हूँ कि आई विटनेस जो है वो खड़ा नहीं होता विटनेस देने के लिए, और कोर्ट अपने कानूनी तकाजे पूरे करते हुए उनको बरी कर देते हैं। आज मुझे बताएं कि कितने स्ट्रीट क्रिमिनल जो है उनको सजाएं हुई हैं, उनको कोई सज़ा नहीं होती। अगर थोड़ी मोटी सज़ा हो भी गई तो 2-3 महीने में वो बरी हो जाते हैं और बाहर निकल आते हैं, या अदम सबूत की बिना पर जो है वो कोर्ट उन पर मज़ीद कार्रवाई नहीं करती। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरे सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी जो है वो पुलिस के स्पेशलाइज यूनिट्स पे नहीं होनी चाहिए। मैं हर प्रोग्राम में चीख के ये कहता हूँ कि ये जिम्मेदारी थाने के SHO पे डाली जाए, उसको जिम्मेदार ठहराया जाए कि उसके इलाके में ये क्राइम कौन लोग आकर करते हैं, कहाँ वो रहते हैं या कहाँ से वो आते हैं, और उनको गिरफ्तार करने के लिए क्यों इक़दाम नहीं किए जाते। अगर मैं आखिर में जस्ट कंक्लूडिंग आपसे ये पूछूं, गालिबन 35,000 पुलिस वाले बताए जाते हैं, 108 थाने हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है, महकमा दाखिला की जिम्मेदारी है। IG पुलिस से तो सवाल किया था CM ने कि आप इसका कहा था कि आप मेरे ख्याल हुक्म ही दिया होगा उनको, लेकिन मेरे ख्याल कोई असर नहीं हुआ। तो ये जो 35,000 पुलिस वाले, 102 थाने, 4 चौकियाँ, देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, कराची के पुलिस की कुल तादाद 35-36 हज़ार के करीब है, और इसमें से जो एक्टिव फोर्स है, जो थाने में फोर्स है, 108 थाने, 4 चौकियां, ये तकरीबन 7 से 8 हज़ार है जो 2 शिफ्टों में काम करते हैं। यानी एक शिफ्ट में 4,000 से ज़ायद लोग कराची में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर लिए के नहीं होते। बाकी जो 36,000 हैं उसमें थाने की एडमिनिस्ट्रेटिव नफरी है, उसमें रिजर्व पुलिस भी है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का वो भी नफरी मौजूद है, और फिर इसमें 7-8-9 हज़ार वो लोग भी हैं जो VIPs की हिफाजत के लिए मामूर हैं, या फिर वो भी हैं जो बैंकों की हिफाजत पर मामूर हैं, अहम तनसीबात की हिफाजत पर मामूर हैं। तो मुझे ये बताइए कि इस 36,000 में से एक वक्त में 4-5 हज़ार लोग क्या इस शहर की हिफाजत कर सकते हैं? और फिर इसके ऊपर आप स्पेशलाइज यूनिट की जिम्मेदारी डाल रहे हैं जिसकी कुल तादाद 300-400 के करीब नफरी की होती है। लेकिन अगर चुनाय साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो गालिबन जो रेंजर्स है, जो यहाँ जिना कोर्ट में जिसका हेडक्वार्टर है, और सिंध गवर्नमेंट जो है रेंजर के उन एहलकारों को जो ड्यूटियाँ देती हैं स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए, बहुत बड़ी तादाद में उनको पैसा दिया जाता है। तो रेंजर्स की भी तो जिम्मेदारी है। मैंने तो देखा है कि रेंजर्स वाले भी वही काम कर रहे हैं जो पुलिस वाला, यानी लोगों को चलते हुए पूछते हैं जी आपके पास कार्ड है या नहीं है, झांक कर देखते हैं आप कौन है, फैमिली से पूछते हैं कौन है। ये तो उनका अव्वल तो काम ही नहीं है रेंजर्स का सिरे से। लेकिन रेंजर्स को बिल्कुल बरी जिम्मा तो करार नहीं दे सकते हम। देखिए इस सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है। बहुत सारे डिबेटेबल इसमें इश्यूज़ हैं जिसको हमें ठीक करना है, और ये स्ट्रीट क्राइम वो अमर है जो कराची का एक फेस है। तो कराची का एक फेस बड़ा भयानक फेस हो जाता है। इस भयानक फेस में जब स्ट्रीट क्राइम में लोग जो है वो खुदा न खास्ता लुटते हैं या उनकी कीमती जानें ज़ाया चली जाती हैं, तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात कोई नहीं होती कि हम सुनते हैं कि 22 साल नौजवान जिसकी अभी पिछले महीने शादी हुई थी और वो उम्र पे अगले दिन जा रहा था, और वो जो है वो अपना बाइक छीनने की वारदात में जो है न सिर्फ उसकी बाइक छीनी गई बल्कि उसको जो है वो इस दुनिया से जो है वो रुखसत कर दिया गया। तो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ हमारे लिए शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। शुक्रिया अहमद चुनाई साहब, साबिक सरबरा CPLC। और मैं तो फिर एक बार अपने वज़ीर आला सिंध मोहतरम मुराद अली शाह साहब जो इस वक्त सैलाब को फेस कर रहे हैं, ये दरख्वास्त करूँगा कि स्ट्रीट क्राइम भी इन सैलाबी रेलों से कम तबाहकुन नहीं कि 58,000 जिस शहर में मोबाइल और मोटरसाइकिलें छिन जाएँ, लोग अपनी हाथों से जानें देने लगें, तो ये भी सिंध के शहरी और इलाकों के आवाम के लिए कम बड़ा अजाब नहीं। और जी हाँ, अभी तक हमारे गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब की आमद को 24 घंटे भी नहीं हुए कि उनके दावे, उनके वादे और ख़ास तौर पर आज उनका मुत्तहदा के मरकज़ में आना एक बड़ी ख़बर है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ कौन था कौन नहीं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा सुहेल मौजूद होंगे, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
GTV में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और जी हाँ, कराची के स्ट्रीट क्राइम तो एक बहुत बड़ी ख़बर थे जिस पर हमने तफसीली गुफ्तगू की। और कराची ही नहीं, सिंध के जो गवर्नर कामरान टिसोरी बने हैं उनको बने हुए 24 घंटे हो गए, लेकिन उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। हस्ब रवायत गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मज़ार क़ायद पे गए और फिर वो कहते हैं जी शहदा जो हैं MKM के, उनके मज़ारों पे भी गए और फिर MKM के मरकज़ बहादुराबाद में भी टिसोरी पहुँचे। और मैं देख रहा था कि बड़ी मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही थी कि कौन होगा कौन नहीं होगा, इस्तकबाल भी किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो आया कि MKM उसे ओन करेगी या नहीं कौन करेगी। लेकिन बड़े, मैंने कहा ना, रवायती अंदाज में जिस तरह गवर्नर आते हैं और उस तरह उनका MKM ने फूलों से गले में डालकर और फूलों की पत्तियां निछावर करके उन्होंने गवर्नर सिंध का इस्तकबाल हुआ। और आपको इल्म है कि गवर्नर का ओहदा आइनी तौर पर वफाक का होता है, उसके साथ MS यानी मिलिट्री सेक्रेटरी भी होता है, ADC भी होता है, अमला भी होता है। तो हमारे कामरान टिसोरी यानी बहुत सारों की यहाँ जो इर्द गिर्द नज़र आए हैं, जो स्क्रीनों पे देख रहे होंगे, उनकी ये ख्वाहिश होगी कि ये ओहदा जलीला उनके सर पर रखा जाता। लेकिन मैंने कहा कि ये फ़ैसले कैसा हुआ, किस तरह हुआ। और फिर खालिद मकबूल भाई जो उन्होंने इस्तकबाल किया ही, और ख़ुद टिसोरी साहब ने भी ये कहा कि यकीनन उनके एतमाद पर पूरा उतरेंगे और तमाम सेंसिटिव इश्यूज़ को हल करेंगे। मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी आमद का शुक्रिया। मैं गवर्नर सिंध को MKM के मरकज़ पे, उनके अपने मरकज़ पे खुशामदीद कहता हूँ बहैसियत गवर्नर सिंध। खालिद मकबूल साहब खुश आमदीद कर रहे थे और गवर्नर सिंध साहब ने भी कहा, लेकिन हमारे साथ सोहेल शब्बीर नुमाइंदा इसी कार्रवाई को देख रहे थे, वहाँ मौजूद थे। लेकिन सर जब सुन लें उस वक्त गवर्नर सिंध ने ये भी कहा कि जनाब मैं लापता अफराद को वापस लाने की, जो इस वक्त MKM का सबसे बड़ा इशू है, कोशिश करूँगा। और भी वादे वईद किए, लेकिन देखते हैं कि गवर्नर की हाउस में जाने के बाद उन्हें ये सब बातें याद रहती हैं। क्या कहा उन्होंने? ये सबसे पहले मैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, कन्वीनियर सरबरा MKM पाकिस्तान, अपनी राब्ता कमेटी और कारकुनान और तमाम शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान जो यहाँ मौजूद हैं, मीडिया के जितने चैनल्स के सहाफ़ी हज़रात, कैमरामैन, फोटोग्राफर्स सब यहाँ मौजूद हैं, राब्ता कमेटी के मेंबरान, डिप्टी कन्वीनियर, सबका तहे दिल से शुक्रिया और सबको अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम रस्मी खुशाइन अल्फाज जो कहने थे दोनों तरफ से हुए। हमारे साथ सोहेल शब्बीर मौजूद हैं जो वहाँ थे। जी सोहेल, आप तो मेरे ख्याल काफ़ी देर से उनके साथ मौजूद थे, यानी शहदा के कब्रिस्तान पर भी गालिबन वो गए, सिम्बॉलिकली गालिबन उन्होंने वहाँ फूल भी चढ़ाए होंगे, और फिर मुत्तहदा के मरकज़ पर उनका इस्तकबाल कैसा हुआ? वाकई गर्म जोशी नज़र आई, दिल से उनकी क़यादत और कारकुनों ने खुशामदीद कहा, क्योंकि आम तौर पर वो आउटसाइडर यानी बाहर के आदमी समझे जाते हैं। सोहेल, आप तो जानते हैं अच्छी तरह। देखिए बरेलवी साहब, मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। इतना पुरजोश इस्तकबाल नहीं किया गया। बज़ाहिर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, फूलों के हार पहनाए गए, कसीर तादाद में कारकुनान को जमा किया गया था, लेकिन जो रहनुमाओं की जानिब से रवैया था या उनकी जानिब से जो चीज़ें देखने के लिए आई वो जो है वो काबिल दी थी। क्योंकि इसमें हमने देखा कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो सरबरा MKM पाकिस्तान के, वो खुद कामरान टिसोरी को लेने नीचे नहीं आए, उनको राब्ता कमेटी के अरकान ऊपर लेकर गए, ड्राइंग रूम में जाके उनकी मुलाकात हुई। वहाँ पर भी जो है जब मुलाकात हुई है तो उसमें भी जो MKM के सरकर्दा रहनुमा शुमार होते हैं, जिसमें टॉप पर आते हैं आमिर खान, अमीनुल हक, फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहारुल हसन, इस तरह के जितने भी लोग थे वो मौजूद नहीं थे। उसके बाद जो है वो जब मीडिया टॉक हुई है तो उसमें भी जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुख्तलिफ किस्म के सवालात हुए, तो वो
उनके जवाबात भी जो है वो काफ़ी मुतमईन होकर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर इस गवर्नरशिप के ओहदे को लेकर जो है वो खासी बेचैनी पाई जाती है। सिर्फ चंद एक लोग हैं जो इस टाइम इस ओहदे से या इस गवर्नरी से जो है वो थोड़े से खुश नज़र आए हैं। इससे कबल मैं आपको बताऊं, क्योंकि एमक्यूएम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो शोहदा कब्रिस्तान है। खालिद मकबूल सिद्दीकी शोहदा कब्रिस्तान तक पर भी जो है वो नज़र नहीं आए हैं। वहाँ पर भी जो है शोहदा कब्रिस्तान पर जो वसीम अख्तर है, साबिक मेयर कराची, उन्होंने जो है वो कामरान टसूरी का इस्तकबाल किया और वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर सोहेल ऐसा है कि दीगर कारकुनान की कब्र पे भी गए थे। सोहेल, मैं वैसे तो देख रहा था, पता नहीं जितनी मेरी नज़रें देख रही हैं काफ़ी फूलों की पिलाई गई, बल्कि मैं आपने शायद वसीम अख्तर भाई से कमेंट लिए वो भी मैं आप ज़रा पहले एक आपसे सवाल कर लूँ, वो कमेंट्स भी मैं दिखाना चाहता हूँ। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें गवर्नर हाउस में भी यही सूरत हाल थी जब उन्होंने हल्फ उठाया, यानी वहाँ भी सिर्फ खालिद मकबूल भाई आए, और ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में यानी कराची में आमिर खान और अमीनुल हक भाई ये लोग मौजूद ही नहीं हैं। और उससे भी ज़्यादा अहम सवाल ये है कि अब आप ये समझते हैं कि एमक्यूएम की जो तंजीम साजी है वह नए सिरे से होगी, क्योंकि गवर्नर का ओहदा बहुत बड़ा होता है, चाहे उसको अगर वो एमक्यूएम का हो तो इसके मैंने तंजीमी तब्दीलियाँ भी इसके बाद आएंगी क्या? देखिए, लगता तो कुछ ऐसे ही है कि एमक्यूएम के लिए आने वाले दिन जो है वो खासे मुश्किल भी हो सकते हैं, क्योंकि एमक्यूएम में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। जिस तरह एक बड़ा ग्रुप जिसमें किश्वर जहरा है, उसमें वसीम अहमद है, उसमें आमिर खान है, दीगर लोग जो है, ये तमाम का तमाम धड़ा जो है वो इस टाइम इस सारे मामले से खुश नहीं है। तो आने वाले दिनों में क्योंकि बाज़गश्त ये सुनाई दे रही है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो पार्टी के अंदर होने जा रहे हैं, और क्योंकि कामरान टसूरी ज़्यादातर करीब समझे जाते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार के, तो कहा यह जा रहा है कि वो राह हमवार करेंगे डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान में वापस आए और दोबारा से जो है वो इसको रिवाइवल करें। इसके लिए काफ़ी सवालात भी हुए, तो उन्होंने अभी किसी का नाम लेकर तो नहीं कहा, लेकिन कामरान टसूरी ने इस अज़म का ज़रूर इजहार किया है कि एमक्यूएम की रिवाइवल भी की जाएगी और एमक्यूएम के लापता कारकुनान के लिए भी जो है वो काम किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी एमक्यूएम के अंदर खासी बेचैनी इस टाइम जो है वो मौजूद है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्योंकि लग ऐसा ही रहा है कि किसी भी दिन कोई बड़ा फिगर जो है वो एमक्यूएम के ऊपर से जो है वो इस पार्टी को टेक ओवर कर सकता है। जिस तरह कामरान टसूरी को जो है वो कहा ही जा रहा है कि उनको भी जो है वो किसी पैराशूट के जरिए जो है वो भेजा गया है। सोहेल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो और आप तस्दीक कर दिएगा, गालिबन कामरान टसूरी को लाने में सबसे अहम किरदार यानी एमक्यूएम में लाने में डॉक्टर फारूक सत्तार ने किया था। फिर वो जो उनको टिकट दिया गया सूबाई असम्बली का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इलेक्शन लड़ाने में भी उनका बड़ा किरदार रहा। तो और डॉक्टर साहब खुद बाहर हो गए, हत्ता कि उन्हें कौमी असम्बली का टिकट दिया गया। तो अब हम समझें कि डॉक्टर फारूक सत्तार की जो और उसके साथ साथ ये भी कि क्या वाकई कामरान टसूरी के वो मेंटोर थे हैं। गवर्नर का तो वैसे कोई मेंटोर फिर वो रहता नहीं है, देखा ना आपने डॉक्टर इशरात बात को कितनी इंडिपेंडेंट हो गए थे वैसे। जी सोहेल। बिल्कुल, देखें आप बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि डॉक्टर फारूक सत्तार ने ही जो है वो कामरान टसूरी को एमक्यूएम में न सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया बल्कि उनको डिप्टी कन्वीनर के ओहदे तक जो है वो लेकर गए थे। और जो पहले इख्तलाफात हुए थे एमक्यूएम बहादराबाद और फारूक सत्तार के दरमियान, तो उसकी बेसिक वजह भी जो है वो कामरान टसूरी ही बताए जा रहे थे। जो हमारी इंटरनल लोगों से बात होती है तो वो बताते हैं कि कामरान टसूरी ने राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर बनने के बाद उन लोगों से सवालात शुरू कर दिए थे जो पार्टी के सीनियर या दीगर बड़े रहनुमा शुमार होते थे, तो जिसकी वजह से वहां खासी जो है वो परेशानियां शुरू हो गई थी और वहीं से इख्तलाफात जो है वो शुरू हुए थे। अब लेकिन जो आपने कामरान टसूरी को ऑन किया है बल्कि गवर्नरी के ओहदे तक भी लेके गए। लेकिन मैं चाह रहा था कि खुद आपने जो गुफ्तगू की थी वसीम अख्तर साहब, वो तो बड़े पुरजोश नजर आ रहे थे। साबिक मेयर जिस तरीके से उन्होंने कामरान टसूरी के आने पर अपनी जानिब से और अपनी क़यादत की जानिब से किया, देखिएगा ये क्या कह रहे थे हमारे वसीम अख्तर भाई।
मुल्क की सियासत, मुल्क का सिस्टम आपको पता है, ठीक है। हमारी भी कोशिश है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि गवर्नर के स्लॉट पे जो कामरान भाई आए हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें एज अ कौम, एज अ सियासी जमात, हमारे लोगों के मसाइल हल हों। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी कोशिश भी ये रहेगी कि जैसा कि कहा कि उस ऑफिस को हम अपने लोगों के मसाइल के हल के लिए सेक्रेटेरिएट बनाएं, जो कि एक अल्लाह ने मौका दिया, बिल्कुल बनाएंगे। जो मसाइल हल नहीं होते इधर उधर से, वो उस ऑफिस से हल हों, हमारी कोशिश रहेगी ये। तो वसीम अख्तर साहब से जो कमेंट्स हमारे नुमाइंदे सोहेल शब्बी साहब ने आपने सुने, उनको भी सुना, और इसके साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।